देखिए आघूर्णों के सिद्धांत और गुरुत्व केंद्र के बाद अब अपन इसमें नेक्स्ट जो जिस टॉपिक की अपन बात करेंगे वो है जड़त्व आघूर्ण, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जड़त्व आघूर्ण क्या है, देखो इससे पहले अपन जो पढ़ चुके थे, एक तो आघूर्णों का सिद्धांत अपन ने जाना था जस्ट, एक गुरुत्व केंद्र को जाना, उस पर आधारित जो दो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल नंबर 7.8 और 7.9 अपन ने सोल्व कर लिया था। उसके बाद अपन अब बातें कर रहे हैं जड़त्व आघूर्ण की। जड़त्व आघूर्ण है क्या, देखो घूर्णन गति में उसके परिवर्तन का विरोध करने वाली जो राशि है उसे ही अपन कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। यानी जड़त्व आघूर्ण का घूर्णन गति में वही महत्व है जो कि रेखीय गति में जड़त्व का है, यानी इनर्शिया का। अपन एक चैप्टर अपन ने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति के नियम, उसके अंतर्गत अपन ने ये चीज देखी थी, जो चैप्टर नंबर 5 था, कि जड़त्व क्या था, उसकी रेखीय गति का विरोध करने वाला, यानी 3 प्रकार का जड़त्व था, स्थिर अवस्था का, गतिशील अवस्था का, दिशा का जड़त्व, यानी परिवर्तन का विरोध। उसी प्रकार से घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करने वाली जो राशि है वो है जड़त्व आघूर्ण। इसका वही महत्व है जो कि रेखीय गति में किसका है, जड़त्व का है। किसी भी कण के जड़त्व आघूर्ण को उस कण के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के रूप में अपन क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। कई बार इसके संदर्भ में ये आता है, कोई इसे सदिश राशि मानता है, कोई इसे अदिश मानता है, जबकि ये वास्तव में कैसी है, प्रदिश राशि है। तो पहले अपन इस पॉइंट को डिस्कस कर लें कि जड़त्व आघूर्ण या इसे अपन कहते हैं घूर्णन जड़त्व। तो टॉपिक अपन जो शुरू कर रहे हैं वो है जड़त्व आघूर्ण, या इसे ही अपन कहते हैं घूर्णन जड़त्व, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण, या इसे ही क्या कहते हैं, घूर्णन जड़त्व कहते हैं। तो देखिए अपन इसको पहले परिभाषित कर दें। कैसे परिभाषित करेंगे, घूर्णन गति में वस्तु के अवस्था परिवर्तन के, घूर्णन गति में वस्तु के अवस्था परिवर्तन के विरोध करने के गुण को, अवस्था परिवर्तन के विरोध करने के गुण को, घूर्णन गति में वस्तु के अवस्था परिवर्तन के विरोध करने के गुण को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। के विरोध को जड़त्व आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। ये लो, ये अपन ने जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा यहां इसकी दी थी, सिंपल डेफिनेशन थी। इसकी घूर्णन गति में वही भूमिका होती है जो कि रेखीय गति में किसकी होती है, जड़त्व की। चलो इसके महत्व में इस पॉइंट को अपन लिखेंगे। फिर अपन ये भी मैंने भी बताया था कि किसी कण का जड़त्व आघूर्ण, किसी कण का दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। किसी कण का दी गई अक्ष के सापेक्ष किसी कण का दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण उस कण के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के क्या होता है, तुल्य होता है। क्या कहा मैंने, किसी कण का दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कण के द्रव्यमान एवं कण की घूर्णन अक्ष, किसी कण का दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कण के द्रव्यमान एवं कण की घूर्णन अक्ष से
घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात आप यूं कह सकते हैं इसे, अगर अपन इसे परिभाषित अपन ने कर लिया है, अपन इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात देखो, जैसे ये कोई घूर्णन अक्ष है, इससे लंबवत दूरी स्मॉल r दूरी पर ये कोई कण है जिसका कि द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, और ये इसकी लंबवत दूरी कितनी है, स्मॉल r है। ये आपने लिख दी है घूर्णन अक्ष है। तो देखिए इस कण का जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, तो I = लिखेंगे स्मॉल r स्क्वायर। देखो एक कण के जड़त्वाघूर्ण को मैं स्मॉल i से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पूरे पिंड के जड़त्वाघूर्ण को कैपिटल I से अपन इसे दर्शाएंगे। तो मैंने क्या कहा, स्मॉल I = mr स्क्वायर हो गया। चूंकि पिंड बहुत से कणों से मिलकर के बना होता है, इसलिए पिंड का दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, सभी कणों के जड़त्वाघूर्णों का योग अपन कर देंगे। तो देखो इसी में आगे अपन बढ़ लें, चूंकि पिंड बहुत से कणों से मिलकर बना होता है, क्योंकि पिंड बहुत से कणों से मिलकर बना होता है, इसलिए पिंड का दी गई अक्ष के सापेक्ष, चूंकि पिंड बहुत से कणों से मिलकर बना होता है, इसलिए पिंड का दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण, चूंकि पिंड बहुत से कणों से मिलकर बना होता है, इसलिए पिंड का दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण क्या लेंगे आप, कैपिटल I = पहले कण का जड़त्वाघूर्ण, दूसरे कण का जड़त्वाघूर्ण डैश डैश प्लस nवें कण का क्या आ गया मेरे पास, जड़त्वाघूर्ण। या मैं इसे यूं कह सकता हूं, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर डैश डैश प्लस mn rn का स्क्वायर। या मैं इसे शॉर्ट में ऐसे भी कह सकता हूं, I = सिग्मा mr का स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूं स्मॉल ये I = 1 अप टू n तक। चलो ऐसा ही काफी है, इतना ही पर्याप्त है। ये जड़त्वाघूर्ण संपूर्ण पिंड का हो गया। अब देखिएगा, यदि पिंड में द्रव्यमान वितरण एक समान हो, अगर पिंड में द्रव्यमान वितरण एक समान हो तो अपन इसे समाकलन रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसको अपन आगे लिख दें, यदि अभी अपने पास स्पेस है, यदि पिंड में द्रव्यमान वितरण एक समान हो, यदि पिंड में द्रव्यमान वितरण एक समान हो तो, यदि पिंड में द्रव्यमान वितरण एक समान हो तो घूर्णन अक्ष से घूर्णन अक्ष से स्मॉल r दूरी पर स्थित हो तो घूर्णन अक्ष से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी सूक्ष्म भाग पर स्थित यदि पिंड में द्रव्यमान वितरण एक समान हो तो घूर्णन अक्ष से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी सूक्ष्म भाग उसे अपन कह सकते हैं dm, किसी सूक्ष्म भाग एक समान, तो घूर्णन अक्ष से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी सूक्ष्म भाग dm के लिए
के लिए जड़त्व आघूर्ण क्या लिखा जाएगा, DI इज इक्वल टू DM इंटू आर का स्क्वायर, या अगर संपूर्ण पिंड की बात की जाए तो I इज इक्वल टू क्या करेंगे, समाकलन R स्क्वायर DM कह देंगे। ये फॉर्मूला अपने पास पिंडों का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने में काम आएगा। I इज इक्वल टू समाकलन R स्क्वायर DM हो गया। तो देखो यहां अपन ने जड़त्व आघूर्ण के कुछ पॉइंट्स अपन ने जान लिए हैं। तो जड़त्व आघूर्ण है क्या, घूर्णन गति में वस्तु के अवस्था परिवर्तन, घूर्णन गति में वस्तु के अवस्था परिवर्तन के विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। किसी कण का दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कण के द्रव्यमान एवं कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात स्मॉल I इज इक्वल टू MR स्क्वायर। ये मैंने घूर्णन अक्ष ले ली है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई कण स्मॉल m द्रव्यमान का है। चूंकि पिंड बहुत से कणों से मिलकर बना होता है, इसलिए पिंड का दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस डैश 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 प्लस IN। इनकी वैल्यू रखी, अपन ऐसे भी सकते हैं। फिर मैंने बताया यदि पिंड में द्रव्यमान वितरण एक समान हो तो घूर्णन अक्ष से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी सूक्ष्म भाग DM के लिए जड़त्व आघूर्ण DI इज इक्वल टू DM R स्क्वायर या I इज इक्वल टू समाकलन R स्क्वायर DM होगा। ये अपने यहाँ तक क्लियर कर लिया। अब अपन इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट क्लियर करेंगे वो ये क्लियर करेंगे कि जड़त्व आघूर्ण सदिश राशि है अथवा अदिश राशि है। ये पॉइंट और अपन अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए तो देखो भाई नेक्स्ट पॉइंट जो अपन क्लियर कर रहे हैं कि जड़त्व आघूर्ण सदिश राशि है अदिश राशि है। तो देखो अगर मैं बात करूं कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन के लिए इसका मान क्या होता है, एक समान होता है। यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दक्षिणावर्ती या वामावर्ती घूर्णन के लिए इसका मान क्या है, एक समान है। अगर इसके लिए इसका मान एक समान है, इसका मतलब इसे क्या होना चाहिए, सदिश राशि होना चाहिए। परंतु अपन एक चीज क्या देखते हैं, घूर्णन अक्ष जैसे ही घूर्णन अक्ष की स्थिति अलग अलग होती है, यानी घूर्णन अक्ष अलग अलग हो जाती है, घूर्णन अक्ष की भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए इसका मान कैसा हो जाता है, भिन्न भिन्न। फिर इसे कैसा होना चाहिए, अदिश होना चाहिए। परंतु ये न तो सदिश राशि है और न ही ये क्या है, अदिश राशि है। अतः इसे कैसा माना गया है, प्रदिश राशि है। तो अपन ये कह सकते हैं, अपन ऐसा कह सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन के लिए, क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त और वामावर्त, क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन के लिए इसका मान, घूर्णन के लिए इसका मान एक समान, के लिए इसका मान एक समान होता है। क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन के लिए इसका मान क्या होता है, एक समान होता है। अब एक समान होता है जिससे इसे सदिश राशि माना जा सकता है। अब इससे अदिश राशि, यानी यो कह सकते हैं क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन के लिए इसका मान एक समान होता है। दोनों के लिए कैसा है मान, इसका एक समान होता है, जिससे इसे सदिश राशि नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहां तो एक समान होगा, जिससे इसे सदिश राशि, तो सदिश राशि दिशा बदल जानी चाहिए, जिससे इसे सदिश राशि नहीं माना जा सकता। भाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन के लिए इसका मान एक समान है, जबकि सदिश में तो क्या होती है, दिशा चेंज हो जाती है, जिससे इसे सदिश राशि नहीं माना जा सकता। परंतु घूर्णन अक्ष की भिन्न भिन्न स्थितियों,
परंतु अपन ये कहते हैं परंतु घूर्णन अक्ष की भिन्न भिन्न स्थितियों, परंतु घूर्णन अक्ष की भिन्न भिन्न स्थितियों में इसका मान भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न स्थितियों में इसका मान भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न स्थितियों में इसका मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, जिससे इसे अदिश भी नहीं माना जा सकता, जिससे इसे अदिश भी नहीं माना जा सकता, इसलिए अपन इसे अदिश भी नहीं मान सकते। अतः ये इसका मतलब ये ना तो अदिश हुई ना ही ये राशि क्या हुई? सदिश हुई। तो इसे कैसा बोलते हैं अपन? टेंसर। नहीं माना जा सकता। अतः यह एक प्रदिश राशि यानी टेंसर राशि, अतः यह एक प्रदिश राशि है। ये लो, ये अपन ने क्लियर कर लिया कि ये सदिश है या अदिश है। तो लास्ट में फाइनली क्या आया कि ये कैसी राशि है? प्रदिश राशि। अब इसकी अगर अपन निर्भरता की बात करें कि जड़त्व आघूर्ण किस किस पर निर्भर करता है, देखो आपने फॉर्मूला देखा था I = mr², यानी कि द्रव्यमान और r पर निर्भर करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये द्रव्यमान पर तो निर्भर कर ही रहा है, लेकिन ये r का मतलब यहाँ पर द्रव्यमान वितरण है, यानी द्रव्यमान किस प्रकार से है। तो देखो इसकी निर्भरता की अपन बात करें तो पहला नंबर 1 पहली निर्भरता है पिंड के द्रव्यमान पर। पिंड के द्रव्यमान पर ये क्या करता है? निर्भर करता है, पिंड के द्रव्यमान पर। दूसरा ये निर्भर करता है घूर्णन अक्ष की स्थिति पर, क्योंकि हर एक के लिए घूर्णन अक्ष की स्थिति बदलते ही जड़ताओं का मान क्या होता है? बदल जाता है। जैसे ये मेरे पास ये कोई बेलनाकार शेप का है, ये बेलन है, इस बेलन का इस अक्ष के प्रति जड़ता गुण अलग होगा, इस अक्ष के प्रति जड़ता गुण अलग होगा, इस अक्ष के प्रति जड़ता गुण इसका अलग होगा। तो यानी कि हर अक्ष के लिए जड़ता गुण क्या आ रहा है? इसका अलग अलग आता है। तो मैं दूसरी निर्भरता कह सकता हूं घूर्णन अक्ष की स्थिति पर। घूर्णन अक्ष की स्थिति पर। नंबर 3 तीसरा है द्रव्यमान वितरण पर। द्रव्यमान वितरण पर। द्रव्यमान वितरण से अपना तात्पर्य 3 राशियों से है। चलो इसे यहां लिख देते हैं अपन ऐसे। किस किस पर? नंबर A आकार पर, क्योंकि हर आकार। नंबर B आकृति, हर आकृति के लिए इसका मान अलग है। त्रिभुजाकार आकृति का अलग होगा, बेलनाकार के लिए अलग होगा। और नंबर C अपन ले लेते हैं घनत्व पर। इन पर भी ये क्या करता है? निर्भर करता है। अब नोट लगा के एक पॉइंट अपन यहां लिख लेते हैं। देखो कैसे, देखो किसी भी पिंड का जो जड़त्व है, जो इनर्सिया होता है, वो सदैव नियत होता है। जड़ से तात्पर्य है अपना द्रव्यमान, लेकिन ध्यान रहे जड़त्व आघूर्ण अक्ष के अनुसार हर पिंड का क्या होता है? बदल जाता है। तो ये अपने पास जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में अंतर करने का सबसे मोटा जो कारण है वो ये है कि अपन यूँ कह सकते हैं कि नोट में ये कह सकते हैं किसी दिए गए पिंड का किसी दिए गए पिंड का जड़त्व नियत होता है, का जड़त्व नियत होता है, परंतु जड़त्व आघूर्ण परिवर्ती होता है। परंतु जड़त्व आघूर्ण परिवर्ती होता है। ये लो, किसी दिए गए पिंड का जड़त्व नियत होता है, परंतु जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? उसका परिवर्ती होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो अपन ने जान दिया। एक देखो,
अब अपन ये जान लें कि गति में परिवर्तन करना कठिन होता है। गति में परिवर्तन करना क्या होता है? कठिन होता है। यही कह सकते हैं गति अगर गतिशील है तो उसको रोक पाना क्या होता है? कठिन होता है, या फिर उसको गतिशील रखना। पिंड जितना भारी होता है उसमें परिवर्तन करना उतना ही क्या होता है? कठिन होता है। इसी का बात का या इसी सिद्धांत का अपन इसके अंदर क्या करेंगे? अब उपयोग करेंगे। तो नेक्स्ट जो देखो, यहाँ तो जड़त्व आघूर्ण है, ये तो अपन ने जान लिया। अब अपन जानेंगे जड़त्व आघूर्ण के उपयोग क्या है। एक बार आप इसे नोट कर सकते हैं कि जड़त्व आघूर्ण के उपयोग क्या है, या जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व क्या है। तो पहले अपन ये हेडिंग और डाल लेते हैं, छोटा सा एक पॉइंट और अपन डिस्कस कर लें। अपन कह सकते हैं कि जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व। जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व, या साथ में मैं कह सकता हूं जड़त्व आघूर्ण के उपयोग। कहां अपन इसे यूज करते हैं? जड़त्व आघूर्ण के उपयोग, ये लो, इन दोनों ही पॉइंट को अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो मैं ये बात बता दूं, जड़त्व आघूर्ण का घूर्णन गति में वही महत्व है जो कि रेखीय गति में किसका है? जड़त्व का। तो देखो चूंकि जड़त्व आघूर्ण अपन क्या कह सकते हैं? चूंकि वस्तु का जड़त्व आघूर्ण जितना अधिक होता है, चूंकि वस्तु शब्द को लिख देते हैं, चूंकि वस्तु का जड़त्व आघूर्ण जितना अधिक होता है, चूंकि वस्तु का जड़त्व आघूर्ण जितना अधिक होता है, वस्तु की गति में परिवर्तन करना उतना ही कठिन होता है। वस्तु की गति में परिवर्तन करना उतना ही कठिन होता है। क्या कहा मैंने? चूंकि वस्तु का जड़त्व आघूर्ण जितना अधिक होता है, वस्तु की गति में परिवर्तन करना क्या होता है? उतना ही कठिन होता है। अतः जड़त्व आघूर्ण का घूर्णन गति में वही महत्व है। अतः जड़त्व आघूर्ण का घूर्णन गति में वही महत्व है अतः जड़त्व आघूर्ण का घूर्णन गति में वही महत्व है जो कि रेखिक गति में, या कह सकते हैं जो कि स्थानांतरण गति में जड़त्व का है, जो कि स्थानांतरण गति में जड़त्व का है। तो क्या कहा मैंने? अतः जड़त्व आघूर्ण का घूर्णन गति में वही महत्व है जो कि स्थानांतरण गति में किसका है? जड़त्व का है। इसके इसी गुण का उपयोग, इसके इसी गुण का, इसके इसी गुण का उपयोग इसके इसी गुण का उपयोग निम्न स्थितियों में होता है। का उपयोग निम्न स्थितियों में। अब कौन कौन सी स्थितियां हैं उनका अपन जिक्र करेंगे। ये लो मैंने एज ए नोट्स आपके लिए लिख दिया है कि जड़त्व आघूर्ण, मैंने क्या कहा
चूंकि वस्तु का जड़त्व गुण जितना अधिक होता है वस्तु की गति में परिवर्तन करना उतना ही कठिन होता है। अतः जड़त्व गुण का घूर्णन गति में वही महत्व है जो कि स्थानांतरण गति में किसका है, जड़त्व का है। इसके इसी गुण का उपयोग निम्न स्थितियों में होता है। कौन कौन सी स्थितियां हैं उनको अपन अब चेक करते हैं। पहली जो स्थिति अपन लेंगे वो है गति पालक चक्र, यानी कि फ्लाई व्हील, जो बच्चों के खिलौनों में लगता है, फ्लाई व्हील जिसे अपन कहते हैं गति पालक चक्र। देखो भाई, जड़त्व गुण के उपयोग अपन डिस्कस कर रहे थे। उसमें पहला जो जड़त्व गुण का उपयोग जो अपन जान रहे हैं वो अपन जानेंगे गति पालक चक्र के रूप में। गति पालक चक्र सिंपल थ्योरी है जिसको अपन अभी लिख लेते हैं, या इसे अपन बोलते हैं फ्लाई व्हील। गति पालक चक्र या इसे अपन कहते हैं फ्लाई व्हील। इंजन के जो शाफ्ट होता है, इंजन के शाफ्ट के साथ लगता है, इंजन के शाफ्ट, शाफ्ट या इसे हिंदी में कहते हैं अपन धुरादंड, शाफ्ट ही कहना सही रहेगा, धुरादंड। गति पालक चक्र यानी फ्लाई व्हील, मैंने क्या कहा, इंजन के शाफ्ट, इंजन के शाफ्ट को घुमाने वाला बल आघूर्ण, इंजन के शाफ्ट को घुमाने वाला, इंजन के शाफ्ट को घुमाने वाला बल आघूर्ण घटता बढ़ता, इंजन के शाफ्ट को घुमाने वाला बल आघूर्ण घटता बढ़ता, बल आघूर्ण घटता बढ़ता रहता है, जिससे इंजन के शाफ्ट को घुमाने वाला बल आघूर्ण घटता बढ़ता रहता है, जिससे शाफ्ट के घूमने पर घटता बढ़ता है, जिससे शाफ्ट के घूमने की दर एक समान, जिससे शाफ्ट के घूमने की दर एक समान नहीं रहे, जिससे शाफ्ट के घूमने की दर, जिससे शाफ्ट के घूमने की दर एक समान नहीं रह पाती, नहीं रह पाती। अब शाफ्ट के घूमने की दर एक समान नहीं रह पाती, इससे एक समान रखने के लिए इसे एक समान रखने के लिए, एक समान नहीं रह पाती, इसे एक समान रखने के लिए शाफ्ट पर एक बड़ा भारी पहिया, इसे एक समान रखने के लिए शाफ्ट पर एक बड़ा भारी पहिया, इसे एक समान रखने के लिए शाफ्ट पर एक बड़ा भारी पहिया लगा देते हैं, पहिया लगा देते हैं, जिसे फ्लाई व्हील, उस पहिए को कहते हैं अपन फ्लाई व्हील, यानी कि गति पालक चक्र। एक पहिए, एक भारी पहिया लगा देते हैं जिसे फ्लाई व्हील यानी गति पालक चक्र कहते हैं। इसका जड़त्व आघूर्ण बहुत अधिक होता है।
कहते हैं। इसका जड़त्व आघूर्ण बहुत अधिक होता है। अब देखो, जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा तो ये घूमने का क्या करेगा, परिवर्तन का विरोध करेगा और दर को एक समान बनाए रखने का क्या करेगा, कार्य करेगा। इसका जड़त्व आघूर्ण बहुत अधिक होता है। इसका जड़त्व आघूर्ण बहुत अधिक होता है। इंजन के शाफ्ट के साथ साथ ये भी घूमता है। इंजन के शाफ्ट के साथ साथ ये भी घूमता है। अब इंजन के शाफ्ट के साथ साथ अगर ये भी घूमता है तो इससे क्या होगा, ये उसकी गति को एक समान बनाए रखने क्या करेगा, प्रयास करेगा। शाफ्ट को घुमाने वाले बल आघूर्ण के साथ घूमता है। शाफ्ट को घुमाने वाले बल आघूर्ण, शाफ्ट को घुमाने वाले बल आघूर्ण के बढ़ने घटने पर भी, बल आघूर्ण के बढ़ने घटने पर भी, शाफ्ट को घुमाने वाले बल आघूर्ण के बढ़ने घटने पर भी, फ्लाईव्हील अपने बहुत अधिक जड़त्व आघूर्ण के कारण बढ़ने पर भी गति पालक चक्र कहते हैं अपन इसे, गति पालक चक्र, यानी कि फ्लाईव्हील अपने बहुत अधिक जड़त्व आघूर्ण के घटने बढ़ने पर भी गति पालक चक्र यानी कि फ्लाईव्हील अपने बहुत अधिक जड़त्व आघूर्ण के कारण लगभग एक समान कोणीय चाल से घूमता रहता है। के कारण लगभग एक समान कोणीय चाल से घूमता रहता है। एक समान कोणीय चाल से क्या होता है, घूमता रहता है, जिससे इससे जुड़े शाफ्ट की चाल भी एक समान हो जाती है। जिससे इससे जुड़े शाफ्ट की चाल भी एक समान हो जाती है। अब देखिएगा, अब जिससे जुड़े शाफ्ट की चाल भी क्या होती है, एक समान। तो यहां इस तरह से अपन ने क्या देखा कि जो फ्लाई व्हील है, गति पालक चक्र है, वो किस प्रकार से घूर्णन गति को एक समान बनाए रखने में क्या है, उपयोगी है। तो देखिए, जड़त्व आघूर्ण का महत्व या जड़त्व आघूर्ण के अपन उपयोगों की बात कर रहे थे, उसमें पहला उपयोग मैंने बताया गति पालक चक्र यानी कि फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील होता क्या है, पहले ये देखें, इंजन के जो शाफ्ट होता है, इंजन जिसे अपन धुरा दंड भी बोलते हैं हिंदी में, इंजन के शाफ्ट को घुमाने वाला बल आघूर्ण घटता बढ़ता रहता है, जिससे शाफ्ट के घूमने की दर एक समान नहीं रह पाती है। इसे एक समान रखने के लिए शाफ्ट पर एक बड़ा भारी पहिया लगा देते हैं, जिसे फ्लाई व्हील यानी गति पालक चक्र कहते हैं। उस भारी पहिए को ही फ्लाई व्हील कहते हैं। बच्चों के जो खिलौने होते हैं उनके अंदर भी फ्लाई व्हील लगता है, जिसमें आपने देखा हो कि उस जैसे ही खिलौने को अपन भूमि के ऊपर रगड़ते हैं और फिर छोड़ते हैं, थोड़ी दूर गति करने के बाद फिर वो रुकता है। इसका जड़त्व आघूर्ण बहुत अधिक होता है। इंजन के शाफ्ट के साथ साथ ये भी घूमता है।
शाफ्ट को घुमाने वाले बल आघूर्ण के बढ़ने घटने पर भी गति पालक चक्र यानी फ्लाईव्हील अपने बहुत अधिक जड़त्व आघूर्ण के कारण लगभग एक समान कोणीय चाल से घूमता रहता है, जिससे इससे जुड़े शाफ्ट की चाल भी क्या रहती है, एक समान हो जाती है। तो यहां अपन ने इसका जड़त्व आघूर्ण का पहला महत्व या पहला जो उपयोग है वो गति पालक चक्र के रूप में अपन ने यहां समझ लिया है। अब इसी पॉइंट में थोड़ा सा एक पॉइंट और अपन ऐड कर लें, एक दो पॉइंट और, कि बच्चों के खिलौने वाली मोटर के नीचे भी एक छोटा सा फ्लाईव्हील लगा दिया जाता है। बच्चों के खिलौने वाली मोटर के नीचे भी बच्चों के खिलौने वाली मोटर के नीचे भी एक छोटा सा फ्लाईव्हील यानी कि गति पालक चक्र लगा दिया जाता है। बच्चों के खिलौने वाली मोटर के नीचे भी एक छोटा सा फ्लाईव्हील गति पालक चक्र लगा दिया जाता है। इसे भूमि से रगड़कर घुमा देते हैं। रगड़कर घुमा देते हैं तथा मोटर को छोड़ देते हैं। रगड़कर सीधा मोटर को छोड़ देते हैं तथा मोटर को छोड़ देते हैं। रगड़ करके मोटर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसी फ्लाईव्हील के जड़त्व आघूर्ण के कारण व्हील के जड़त्व आघूर्ण के कारण ही मोटर इसी फ्लाईव्हील के जड़त्व आघूर्ण के कारण ही मोटर कुछ दूरी तक चलकर रुक जाती है। मोटर कुछ दूरी तक चलकर क्या होती है, रुक जाती है। तो देखो यहां अपन ने एक यूज ये भी एक समझ लिया है। क्या देख लिया कि बच्चों के खिलौने वाली मोटर के नीचे भी एक छोटा सा फ्लाईव्हील गतिपालक चक्र लगा दिया जाता है। इसे भूमि से रगड़कर घुमा देते हैं तथा मोटर को छोड़ देते हैं। इसी फ्लाईव्हील के जड़त्व आघूर्ण के कारण ही मोटर कुछ दूरी तक चलकर क्या होती है, रुक जाती है। एक और अपन देखें, पृथ्वी भी है एक फ्लाईव्हील की भांति है, जो अपने अधिक जड़त्व आघूर्ण के कारण नियत कोणीय वेग से क्या करती है, घूर्णन करती है। कृत्रिम उपग्रहों के लिए भी फ्लाईव्हील का अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो देखो इसी पॉइंट को और अपन ऐड कर दें कि पृथ्वी भी एक बड़े फ्लाईव्हील की भांति है। पृथ्वी भी एक बड़े फ्लाईव्हील की भांति है। पृथ्वी भी एक बड़े फ्लाईव्हील की भांति है, यानी कि जो भूमि है, जो अपने अधिक जड़त्व आघूर्ण के कारण पृथ्वी भी एक बड़े फ्लाईव्हील की भांति है, जो अपने अधिक जड़त्व आघूर्ण के कारण अपनी अक्ष के परितः एक समान
पृथ्वी भी एक बड़े फ्लाई व्हील की भांति है जो अपने अधिक जड़त्व गुण के कारण अपनी अक्ष के परितः एक समान चाल से सदैव घूमती रहती है। अपनी अक्ष के परितः एक समान चाल से सदैव घूमती रहती है। सदैव एक समान चाल से क्या होती है, घूमती रहती है। तो देखो अपन ने क्या देखा, गतिपालक चक्र अपन ने समझ लिया कि गतिपालक चक्र होता क्या है। फिर बच्चों के खिलौने का एग्जाम्पल अपन ने इसी पॉइंट के अंदर देख लिया, या आप इसे यूँ लिख सकते हैं नंबर ए करके, और इसे मैं कह दूं इसी पॉइंट के अंदर नंबर बी पॉइंट पृथ्वी। नंबर सी और अपन इसमें ले सकते हैं, और वो है कृत्रिम उपग्रह। एक बार आप इसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एज इट इज से। फिर नंबर सी पॉइंट अपन लिख दें कि कृत्रिम जो उपग्रह होते हैं उन पर भी अधिक जड़ता गुण का पहिया लगाकर उसकी गति को क्या किया जाता है, नियमित रखा जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे आप नोट कर लें। तो देखो फ्लाई व्हील के अंदर अपन ने, फ्लाई व्हील है क्या ये तो अपन ने जाना ही है, साथ के साथ ये भी जान लिया बच्चों के खिलौने के अंदर उसका यूज देख लिया, पृथ्वी वाला पॉइंट भी अपन ने देख लिया। नंबर सी और अपन देख लेते हैं, और वो है कृत्रिम उपग्रह। तो अपन क्या देते हैं, कृत्रिम उपग्रहों पर भी, कृत्रिम उपग्रहों पर भी अत्यधिक जड़त्व गुण का पहिया लगाकर, अत्यधिक जड़त्व आघूर्ण का पहिया लगाकर, कृत्रिम उपग्रहों पर भी अत्यधिक जड़त्व गुण का पहिया लगाकर उसकी गति को नियमित रखा जाता है। लगाकर उसकी गति को नियमित रखा जाता है। ये लो भाई, फ्लाई व्हील के यूजेस देख लिए, और ये फ्लाई व्हील आधारित था किस पर, जड़त्व गुण के महत्व पर। नंबर सेकंड अपन देख रहे हैं वाहनों के पहिए। नंबर दूसरा यूज वाहनों के पहिए, फ्लाई व्हील के बाद देखो वाहनों के जो पहिए हैं उनका जड़त्व गुण बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा, जैसे साइकिल का भी पहिया है तो रिम है वो भारी रहती है, फिर उसके बाद उसमें तानियां लगा दी जाती है जिन्हें अपन स्पोक्स बोलते हैं। अगर उसी में अगर एक चद्दर लगा दी गई होती तो उस साइकिल को चलाना मुश्किल हो जाता है। तो देखो इस पॉइंट के बारे में अपन नोट करें कि वाहनों के पहिए के बारे में भी जड़त्व गुण का क्या महत्व है, उस पॉइंट को अपन देखें। तो देखो वाहनों के पहियों का जड़त्व गुण बढ़ाने के लिए वाहनों के पहियों का जड़त्व आघूर्ण बढ़ाने के लिए, वाहनों के पहियों का जड़त्व आघूर्ण बढ़ाने के लिए उनके रिम भारी और मोटे बढ़ाने के लिए उनके रिम भारी व मोटे वाहनों के पहियों का जड़त्व गुण बढ़ाने के लिए उनके जो रिम होते हैं पहियों के भारी व मोटे परंतु बीच का भाग खोखला,
परंतु बीच का भाग खोखला, परंतु बीच का भाग खोखला या पतला बनाया जाता है। खोखला या पतला या पतला बनाया जाता है। वाहनों के पहियों का जड़ता गुण बढ़ाने के लिए उनके रिम भारी व मोटे परंतु बीच का भाग खोखला या पतला बनाया जाता है। खोखला या पतला बनाया जाता है। तो ध्यान रहे, वाहनों के पहिए, उनकी रिम जो है पहियों की भारी और मोटी क्यों बनाई जाती है और बीच का भाग खोखला या पतला क्यों बनाया जाता है, उसका कारण है जड़ता गुण बढ़ाने के लिए। तो देखिए ये पॉइंट अपन ने इसका जाना है। अब अपन देख लें साइकिल के पहिए का एग्जांपल इसमें सबसे अच्छा है। साइकिल के पहिए में तो बीच में केवल ताने ही लगाई जाती है जड़ता गुण के लिए। साइकिल के पहिए में तो बीच में केवल ताने, यानी जिसे अपन बोलते हैं स्पॉक्स, लगाई जाती है। इससे क्या होगा, जड़ता गुण में वृद्धि होने से क्या फायदा होगा। जैसे आपने साइकिल पे आप पेडल लगाए जा रहे हैं, साइकिल चल रही है, अगर आप साइकिल में पेडल लगाना बंद कर देंगे तो भी कुछ दूरी तक साइकिल क्या होगी, गतिमान बनी रहेगी, अन्यथा क्या होगी, साइकिल तुरंत रुक जाएगी। तो यही पॉइंट मैं इसमें कहना चाहूंगा कि साइकिल के पहिए में तो बीच में केवल ताने लगाई जाती हैं, यानी स्पोक्स लगाए जाते हैं, ताने लगाई जाती हैं। इस प्रकार पहियों का जड़ता गुण तो बढ़ जाता है, जिससे पहियों का जड़त्व आघूर्ण तो बढ़ जाता है, जिससे पहियों का जड़त्व आघूर्ण तो क्या होता है, बढ़ जाता है, परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, जिससे पहियों का जड़त्व आघूर्ण तो बढ़ जाता है, परंतु उसका जो द्रव्यमान है उतना ही रहता है। इससे साइकिल को चलाते चलाते साइकिल को चलाते चलाते, या यूँ कह सकते हैं पेडल मारते मारते, उसमें यानी पेडल लगाते लगाते साइकिल चलाते चलाते पैर चलाना बंद कर दें, चलाते चलाते पैर चलाना बंद कर दें। पैर चलाना बंद कर दें मतलब साइकिल में पेडल मारना क्या कर दें, अपन बंद कर दें। चलाते चलाते पैर चलाना बंद कर दें, तब भी कुछ समय तक साइकिल के पहिए घूमते रहते हैं। तब भी कुछ समय तक साइकिल के पहिए घूमते रहते हैं। तो देखिए भाई, यहां अपन ने क्या चीज देखी, जड़त्व आघूर्ण का महत्व या उसके उपयोग की अपन बातें कर रहे थे। पहला महत्व या पहला उपयोग जो अपन ने जाना जड़त्व आघूर्ण का, वो जाना अपन ने। पहले तो महत्व की बात करें, जड़त्व आघूर्ण का मैंने क्या महत्व बताया, घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का वही महत्व है जो कि स्थानांतरण गति में किसका था, जड़त्व का था।
फिर अपन इसके उपयोगों में बातें कर रहे थे। पहला उपयोग मैंने देखा फ्लाई व्हील के रूप में, गति पालक चक्र के रूप में, जो कि एक भारी पहिया होता है। फिर इस गति पालक चक्र का अपन ने कहाँ कहाँ यूज़ देखा, बच्चों के खिलौने में। पृथ्वी जो है वो भी एक फ्लाई व्हील की भांति है, जो अपनी अक्ष पर एक नियत कोणीय चाल से क्या हो रही है, घूम रही है, क्योंकि पृथ्वी का अपना जड़ता गुण बहुत ज़्यादा हो गया। फिर अपन ने देखा इसका उपयोग कृत्रिम उपग्रहों में। फिर दूसरा अपन बात कर रहे हैं वाहनों के पहिए। वाहनों के पहियों में भी अपन ने क्या देखा कि वाहनों के पहियों का जड़त्व गुण बढ़ाने के लिए उनके रिम भारी और मोटे बनाए जाते हैं। जो रिम होती है पहिए की, वो क्या करते हैं, भारी और मोटी बनाई जाती है, परंतु उसका बीच का भाग खोखला या पतला बनाया जाता है। इससे क्या होगा कि बीच का भाग खोखला पतला होने से उसका द्रव्यमान तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन जड़त्वागुण के मान में तो क्या हो गई, वृद्धि हो गई, क्योंकि द्रव्यमान वितरण पर जड़त्वागुण निर्भर करता है। फिर अपन ने इसी का एग्जाम्पल और देखा कि साइकिल के पहिए में तो बीच में केवल ताने लगाई जाती हैं, ताड़ियाँ लगी होती हैं, जिससे पहियों का जड़त्वागुण तो बढ़ जाता है, परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। इससे साइकिल को चलाते चलाते पैर चलाना बंद कर दें, तब भी कुछ समय तक साइकिल के पहिए क्या होंगे, घूमते रहते हैं। किसके कारण, जड़त्व आघूर्ण के कारण घूमते रहते हैं। यानी कि उस पर पेडल मारना अगर अपन बंद कर दें तो भी साइकिल के पहिए क्या होंगे, घूमते रहेंगे। अब देखिए, अगर साइकिल के पहियों को धातु की चादर से काटकर बनवा लें, अगर क्वेश्चन एक बनता है एक सिंपल लॉजिकली कि अगर साइकिल के पहिए को धातु की जो चादर है उससे काटकर अपन बनवा लें तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, सोच सकते हैं आप क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं बता दूं, अगर उसको काट करके उससे बना लें चादर से, तो साइकिल को चलाने में बहुत ज़्यादा असुविधा होगी। साथ के साथ ही जैसे ही अपन उस पर पेडल मारना बंद कर देंगे, पेडल मारना बंद कर दें यानी पैरों को रोक लेंगे, तो साइकिल का संतुलन बिगड़ जाएगा और उसके गिर जाने की क्या रहेगी, संभावना रहेगी, जो साइकिल चला रहा है उसकी साइकिल से। तो ये इसमें असुविधा होगी। तो इस लास्ट पॉइंट को और अपन लिख लें। फिर अपन इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है परिभ्रमण त्रिज्या या घूर्णन त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ गायरेशन। उसके बाद फिर अपन जानेंगे जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पहले अपन इस पॉइंट को और अपन नोट कर लें कि यदि साइकिल के पहिए को धातु की चादर से काटकर बना लें, कि पहिए को धातु की चादर कह दें या चादर कह सकते हैं। यदि साइकिल के पहिए को धातु की चादर से काटकर बनवा लें, यदि साइकिल के पहिए को धातु की चादर से काटकर बनवा लें, तो साइकिल को चलाने में असुविधा, तो साइकिल को चलाने में असुविधा होगी। तो साइकिल को चलाने में क्या होगी, असुविधा होगी, तथा पैरों को रोकते ही ध्यान रखना, पैरों को रोकते ही, इसका तात्पर्य है कि पेडल मारना बंद कर देना में असुविधा होगी, तथा पैरों को रोकते ही साइकिल का संतुलन बिगड़ जाएगा, तथा पैरों को रोकते ही साइकिल का संतुलन बिगड़ जाएगा, साइकिल का संतुलन बिगड़ जाएगा और वह गिर जाएगी। यहाँ अपन ने जड़त्व आघूर्ण का जो महत्व था वो अपन ने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे नोट कर लें।
फ्लाई व्हील में अपन ने ABC 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। साइकिल के पहिए के अंदर अपन ने पूरा यहाँ पॉइंट ही अपन ने डिस्कस कर लिया है कि वाहनों के पहियों में ये भी अपन ने देख लिया कि साइकिल के पहिए में जो स्पोक्स लगाए जाते हैं, ताड़ियाँ लगाई जाती हैं, उसका क्या महत्व है, और अगर वहाँ उसकी जगह एक चादर लगा दी जाए धातु की तो उसका क्या फ़र्क उसके ऊपर पड़ेगा। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वह है घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ गायरेशन।